हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का पार्ट 11 और आज अपन कवर करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक बार ये मैप देखिए आप लोग। इसमें चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक का कोई रास्ता दिखाया गया है ना। देखो, चेन्नई तो इंडिया में है और व्लादिवोस्तोक है रशिया में। रशिया के फार ईस्ट वाले रीजन में पड़ता है व्लादिवोस्तोक। ये एक सी रूट दिखाया गया है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का, यानी इंडिया से रशिया तक का ये एक सी रूट दिखाया गया है। देखो, अभी कौन सा सी रूट यूज करते हैं अपन ज्यादातर इंडिया से रशिया जाने के लिए? अपन मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग वाला सी रूट यूज करते हैं, जो स्विस कैनाल से होते हुए जाता है। इसका एक नुकसान ये है कि स्विस कैनाल से होते हुए जाना पड़ता है अपने को, तो कभी स्विस कैनाल ब्लॉक हो जाए। एक तो ये नुकसान है उस सी रूट का। दूसरा, सेंट पीटर्सबर्ग के उधर ना ओशन थोड़ा जम जाता है सर्दियों में, तो पूरा 365 डेज कनेक्टिविटी रहती नहीं है। एक ये नुकसान भी है। और तीसरा नुकसान है कि ये सी रूट लंबा है। ठीक है। और ये जो सी रूट नया बनाने की मतलब यूज करने की सोच रहे हैं, बना तो क्या रहे हैं, यूज करने की सोच रहे हैं चेन्नई से व्लादिवोस्तोक वाला। एक तो ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है, इसलिए इसे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बोलने वाले हैं ये लोग। एक ये जमता नहीं है, 365 डेज आप यूज कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आप यहाँ से सी रूट से जाएंगे तो आप चाइना और जापान को भी कवर कर पाएंगे, साउथ कोरिया को भी कवर कर पाएंगे। ये सारे फायदे हैं इस सी रूट के, और ये डिस्टेंस में भी छोटा है। अब डिस्टेंस में छोटा है तो इसका एक नुकसान है कि रशिया में ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है यूरोप वाली साइड, मॉस्को वाली साइड। और ये पड़ता है व्लादिवोस्तोक एकदम दूर दराज वाले इलाकों में, रशिया के फार ईस्ट में। तो यहाँ से इन्होंने सोचा होगा कि व्लादिवोस्तोक से हाई स्पीड ट्रेन में सामान ले जाएंगे मॉस्को वाली तक, जहां तक लोग रहते हैं। अब देखो, ट्रेन व्रेन की दिक्कत तो है, पर एक ऑल्टरनेटिव रूट है। आपको एक रूट पे निर्भर नहीं रहना पड़ता ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से क्या क्या हो गया, तो ऑल्टरनेटिव रूट तो ढूंढने ही पड़ते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये देखो, चेन्नई से शुरू हुआ, चेन्नई से बे ऑफ बंगाल गए, बे ऑफ बंगाल से मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ चाइना सी आ गए, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान से व्लादिवोस्तोक तक। ये है इनका रूट। आइए डिटेल में देखते हैं। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, it is a proposed sea route between the Indian port of Chennai and the Russian port of Vladivostok. The present trade route is between Mumbai and St. Petersburg. The EMC will cover a distance of about 56 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स। देखो, किलोमीटर हटा देना, सिर्फ 5600 नॉटिकल माइल्स है ये। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। Which is significantly shorter than the current route via the Suez Canal. For India, it will provide a shorter and more efficient route to access the market of the Far East, such as China and Japan. व्लादिवोस्तोक, ये रूट है इसका, व्लादिवोस्तोक से सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान से ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर चेन्नई। ठीक है। अब देखो इस स्लाइड से आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस याद रखो, 5600 नॉटिकल माइल्स है। ये किलोमीटर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। अब आप लोग एक चीज बताओ, एक जो लैंड माइल होता है कि जमीन पे जो माइल होता है, वो होता है 1.6 किलोमीटर लंबा। तो आप लोग बताओ नॉटिकल माइल्स कितना लंबा होता है? एक हिंट है आप लोगों के लिए कि जो लैंड वाला माइल होता है उससे लंबा होता है। ठीक है। एक तो आप लोग याद रखो कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो अभी करंट सी रूट है स्विस कैनाल के थ्रू, उससे छोटा है। ठीक है। अभी प्रेजेंट वाला है मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग स्विस कैनाल होते हुए, उससे छोटा पड़ता है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। दूसरा आप याद रखो कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर किन दो शहरों के बीच में, किन दो पोर्ट्स के बीच में है? चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच में है। और एक इसका रास्ता याद रख लो। क्या है रास्ता? चेन्नई से चलेंगे, बे ऑफ बंगाल में आ जाएंगे। बे ऑफ बंगाल से अपन मलक्का स्ट्रेट होते हुए पहुंच जाएंगे साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान से पहुंच जाएंगे व्लादिवोस्टॉक। एक बार आप लोग मैपिंग देखना, व्लादिवोस्टॉक के आसपास का इलाका कौन से पेनिनसुला पे पड़ता है, क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अपने आप गेन करो, वो जरूरी रहती है यूपीएससी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन पढ़ेंगे एक पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल पे एक सवाल भी आया था 2-3 साल पहले प्रीलिम्स में। वो सवाल बस इतना सा था कि उद्गम पोर्टल किसका है? आरबीआई का है। ठीक है। इतना सिंपल सा सवाल आया था।
तो अब चांसेस हैं कि डीप में सवाल पूछ लेंगे उद्गम पोर्टल से, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, उद्गम पोर्टल का नाम है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि अनक्लेम डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का ये एक रास्ता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं अनक्लेम डिपॉजिट्स होते क्या है। अनक्लेम डिपॉजिट्स वो होते हैं कि बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे, जिनको मतलब उन बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए पैसों को बोला जाता है अनक्लेम डिपॉजिट्स, जिन बैंक अकाउंट्स को पिछले 10 साल में यूज नहीं करा गया होता। अब वो बैंक अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट भी हो सकता है, करंट बैंक अकाउंट भी हो सकता है। किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं जिनको 10 साल से ऑपरेट नहीं करा गया, जिस बैंक अकाउंट को, उसको बोला जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट्स। साथ ही साथ उन उन टर्म डिपॉजिट्स को भी अनक्लेम डिपॉजिट बोला जाएगा जो मैच्योर हो चुके हैं। जैसे किसी ने एफडी कराई थी, एफडी 2015 में मैच्योर हो गई, पर 2015 से 2025 तक क्लेम ही नहीं करी गई वो, तो उसको बोला जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट। ठीक है। तो अब मान लो आपके बैंक अकाउंट्स हैं मल्टीपल बैंक्स में, 4-5 बैंक में आपके बैंक अकाउंट है और आप भूल गए कि मेरे किस बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है। तो आप क्या करेंगे, मतलब मेरी कौन सी एफडी चल रही है, मेरी कौन सी एफडी मैच्योर हो गई, ये लोगों को पता नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि आपके लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पास कितने पैसे हैं। तो देखो, ओल्ड एज में ध्यान व्यान नहीं रहता, साथ ही साथ किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को भी पता नहीं रहता कि कितने पैसे हैं। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लाए गए हैं। आप उद्गम पोर्टल पे जाएं, अपनी डिटेल्स डालें, नाम डालें, पैन नंबर वगैरह डालें, तो वहां पे लिस्ट आ जाएगी कि कौन से बैंक में आपके बैंक अकाउंट्स हैं और किस बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और कौन से बैंक में आपकी टर्म डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए हैं। ठीक है। ये बोलता है उद्गम पोर्टल। आइए डिटेल में देखते हैं। उद्गम पोर्टल अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल बाय आरबीआई। Objective: it will enable bank customers to find their unclaimed deposits across multiple banks in one place. Unclaimed deposits: balances in saving current accounts that are not operated for 10 years, or term deposits not claimed within 10 years from the date of maturity. It will promote financial inclusivity using digital advantages to deliver banking services to its customers efficiently. अब देखो, आपको क्या क्या समझना है। अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सबसे जरूरी तो ये है इसमें, balances in saving current accounts that are not operated for 10 years, or term deposits not claimed within 10 years from the date of maturity. देखो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या करंट बैंक अकाउंट हो, जिसको आपने 10 साल तक ऑपरेट नहीं करा, उसमें पड़े बैलेंस को बोला जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट्स। साथ ही साथ वो टर्म डिपॉजिट्स जो मैच्योर हो गए हैं पर वो 10 साल तक क्लेम नहीं करे गए, तो उन्हें भी बोला जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट्स। ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इट विल एनेबल बैंक कस्टमर्स टू फाइंड देयर अनक्लेम डिपॉजिट्स अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स इन वन प्लेस। ठीक है। और ये आरबीआई का है। किसका पोर्टल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये तीन चीजें याद रखो और इसे फुल फॉर्म याद रखो, सफिशिएंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। एक बार ये इमेज देखिए आप लोग, एक डंडी के ऊपर से कुछ अजीब से पौधे निकल रहे हैं ना, तो ये एक पैरासाइट प्लांट की इमेज है, कि ये अपने एक होस्ट प्लांट के ऊपर से एक पैरासाइट प्लांट निकल रहा है। इस पैरासाइट प्लांट का नाम है सेप्टेमरांथस निकोबारिकस। इसका नाम है सेप्टेमरांथस निकोबारिकस। निकोबारिकस तो इसलिए है क्योंकि ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पे मिला है। सेप्टेमरांथस इसकी स्पीशीज है। ये एक नई स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो पैरासाइट वाला प्लांट निकल रहा है ना डंडी के ऊपर से, इस पे फ्लावर भी आते हैं। और ये डंडी कौन से प्लांट की है, मतलब इसका होस्ट कौन सा है इस पैरासाइट प्लांट का। इस होस्ट का नाम है हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा व्रैब। ठीक है। क्या नाम है, हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा व्रैब नाम है इस होस्ट प्लांट का। ये जो डंडी दिख रही है ना, इस प्लांट का नाम तो ये है। और ये डंडी के ऊपर से जो पैरासाइट निकल रहा है, जो ये हेमी पैरासाइट निकल रहा है ना, इस हेमी पैरासाइट का नाम है सेप्टेमरांथस निकोबारिकस। निकोबारिकस तो इसलिए क्योंकि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिला है। ये ऐसे कैसे, देखो कैसे अजीब से है ना, कि एक बार्क है होस्ट ट्री का, उस पे ये एकदम अंदर तक घुस गए और बाहर से निकल के ब्लूम कर रहे हैं। देखो ऐसे ही होते हैं पैरासाइट। ठीक है।
इनको कहते हैं सेप्टेमरांथस। यूपीएससी में सीधा सवाल आ जाएगा, सेप्टेमरांथस रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है। फिर सेप्टेमरांथस कहाँ पर मिला है, बोल देंगे केरला में मिला है, नॉर्थ ईस्ट में मिला है, पर नहीं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिला है। तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो होस्ट है, सेप्टेमरांथस का जो होस्ट है हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप, ये भी निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिलता है। और हाँ, ये जो सेप्टेमरांथस है ना, इसकी फैमिली का नाम है लॉरेंथेसे फैमिली। क्या नाम है? लॉरेंथेसे फैमिली। देखो, कोई भी स्पीशीज मिलती है तो क्या क्या पूछा जाता है कि वो स्पीशीज क्या है। सबसे पहले तो ये सवाल होता है, सेप्टेमरांथस पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है, पहली चीज तो ये याद रखो। दूसरा पूछा जाता है कहाँ मिली, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में मिली। तीसरा पूछा जाता है इसकी फैमिली क्या है, लॉरेंथेसे फैमिली है। ये तीन चीजें पूछी जाती है किसी भी स्पीशीज के बारे में। अब ये एक पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट है, देखो इसमें फूल आते हैं, ये बात याद रखना। ये एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है, ये एक हेमी पैरासाइट है। तो ये हेमी पैरासाइट है तो फिर इसका होस्ट भी पूछा जा सकता है, पैरासाइट का होस्ट तो पूछा ही जाता है। तो इसमें इसका होस्ट याद रख लेना, हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप। ठीक है, बस इतना ही पूछेंगे इसके बारे में। और सेप्टेमरांथस का कॉमन नेम क्या है? मिस्टिलटोस। इसमें देखो, फोटो देखो आप लोग एक बार, ये ऐसा लग रहा है ना कि अजीब अजीब से पैर निकले हुए हैं, कहीं भी खो रहे हैं पैर। तो ऐसे याद रख लो कि इन्हें मिस्टिलटोस भी कहा जाता है कॉमनली। आइए डिटेल में देखते हैं सेप्टेमरांथस के बारे में। Septemaranthus. It is a new genus of parasitic flowering plant which is discovered in the Nicobar group of islands. Septemaranthus nicobaricus is a species of flowering plant in family Loranthaceae. It grows on the plant species Horsfieldia glabra, blue wrap. The parasite flowering plant have a modified root structure spread on the stem of the tree and are anchored inside the bark of the host tree. It is a hemiparasite commonly referred as mistletoes. देखो, इससे आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सेप्टेमरांथस है क्या। सेप्टेमरांथस एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरा आपको याद रखना है ये मिला कहाँ है, ये अंडमान एंड निकोबार के निकोबार आइलैंड ग्रुप पे मिला है। ठीक है, तो इसका नाम ही रख दिया गया सेप्टेमरांथस निकोबैरिकस। क्यों? क्योंकि ये एक स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट की जिसकी फैमिली है लोरांथेसे। सेप्टेमरांथस की फैमिली कौन सी है? लोरांथेसे फैमिली है, ये बात याद रखनी है आपको। ये उगता किस प्लांट पे है? देखो, पैरासाइट प्लांट तो किसी प्लांट पे ही उगता है, तो सेप्टेमरांथस उगता है हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा पे। तो ये प्लांट स्पीशीज का नाम क्या है? हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप। अब आपको ये भी याद रखना है कि हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप कहाँ मिलती है, ये भी निकोबार में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। और देखो, सेप्टेमरांथस एक हेमी पैरासाइट है, इसको कॉमनली मिस्टिलटोस भी कहा जाता है। अपन ने फोटो देखी थी ना कि कैसे अजीब अजीब से पैर निकले हुए थे, तो जैसे याद रख लो कि इसे मिस्टिलटोस भी कहा जाता है। सेप्टेमरांथस एक हेमी पैरासाइट है, ये बात रखनी है आपको याद। और ये देखो पॉइंट देख लो, द पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट हैव अ मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री एंड आर एंकर्ड इनसाइड द बार्क ऑफ द होस्ट ट्री। जैसे अपन ने देखा कि सेप्टेमरांथस घुसा हुआ है ना उसकी डंडियों में, उसकी बार्क में। हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप की बार्क में घुसा हुआ है ना सेप्टेमरांथस, और वहीं से निकल रहा है, अजीब अजीब से कहीं से निकल रहा है, मिस्टिलटोस बोलते हैं इसको। अब आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि सेप्टेमरांथस क्या है। पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट है, कहाँ मिला है? निकोबार में मिला है, ये बात याद रखनी है। इसकी फैमिली याद रखनी है, लोरांथेसे है। फिर ये कौन से प्लांट स्पीशीज पे मिला है? हॉर्सफिल्डिया ग्लैब्रा वैप पे मिला है, ये भी अंडमान में मिलती है। कौन सी प्लांट स्पीशीज पे पैरासाइट है, ये बात याद रखनी है आपको। और हेमी पैरासाइट है और इसको कॉमनली मिस्टिलटोस भी कहा जाता है, ये बात रखनी है आपको याद। अब एक बार अपन आर्टिकल 1 के बारे में देख लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इस आर्टिकल में बताया गया है इंडिया के नेम के बारे में और इंडिया की टेरिटरी के बारे में। एक बार ये रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, इंडिया को भारत भी कहा जाता है, यह आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में ही बोला गया है। और इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा भी लिखा है। अब इसमें लिखा तो है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, पर इंडिया यूनिटरी नहीं है, इंडिया फेडरल ही है, ये बात आप याद रखना।
कंफ्यूज मत हो जाना कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का नेचर कैसा है, फेडरल है, ये बात याद रखना। ठीक है। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कि देखो इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, इंडिया की जो भी टेरिटरीज हैं, स्टेट्स तो अपन ने देख लिया जो भी राज्य हैं अपने, और टेरिटरीज मतलब यूनियन टेरिटरीज वगैरह हैं, या फिर अपनी कोई ओवरसीज टेरिटरी होती तो वो होती इसमें, उन सब के बारे में डिटेल्स दी गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है। जैसे राजस्थान का नाम क्या है, राजस्थान कितना बड़ा है, इंडिया में कितने राज्य हैं, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार इंडिया की टेरिटरी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब सब क्लॉज 3 में बोला गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करा गया है कि इंडिया की टेरिटरीज क्या क्या हैं। सब आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए कहता है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, कि इंडिया में 28 राज्य हैं, उनकी टेरिटरी कितनी है। ठीक है। सब क्लॉज ये बी कहता है यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, कि इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका एरिया कितना है। और सबसे खास सी, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। एज मे बी एक्वायर्ड का मतलब है कि वो टेरिटरीज अभी एक्वायर नहीं करी हैं हमने, हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। पर हमने बोल दिया कि हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, तो हमने उसको काउंट कर लिया इंडिया की टेरिटरी में। जैसे पीओके, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब भी पीओके पाकिस्तान के कब्जे में था, हमने एक्वायर नहीं करा था पीओके, पर हमने ये आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज सी जोड़ दिया इसमें, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या सोचा था उस टाइम पे कि पीओके हम अभी एक्वायर नहीं है हमारा, पर जब हम एक्वायर कर लेंगे हम उसको तब टेरिटरी में नहीं जोड़ेंगे, हमने आज ही टेरिटरी में जोड़ लिया क्योंकि हम तो मानते हैं कि वो हमारा है। ठीक है, ऐसा है। फिर इसमें एक बात याद रखनी है, दो इट हैज मेंशन्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स बट इंडिया इज फेडरल। ठीक है, क्वासी फेडरल है नेचर में इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। देखो आर्टिकल 1 क्या क्या कहता है और कहां कहां से सवाल बनते हैं, मैं तो ये बताऊंगा अभी आपको। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन तो आप याद ही रख लो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछ लेंगे, भरोसा नहीं है इनका। ठीक है। इंडिया का नाम भारत है, ये आर्टिकल 1 में ही कहा गया है। काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है ना कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दो, तो आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में ही कहा गया है ये बात, तो कंफ्यूजन का कोई मतलब है नहीं। देखो इंडिया को आर्टिकल 1 में बोला तो गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, इंडिया फेडरेशन है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, इंडिया फेडरेशन है, ये बात याद रखना। ठीक है। फिर द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, उनको स्पेसिफाई करना है फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल देखो इंडिया में अभी 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट शेड्यूल में ये बात आती है, ये बात मेंशन भी करी गई है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, ये बात भी याद रखना। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज स्टेट्स 28 राज्य, यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। ठीक है, हमने बोला हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, तो हमने अभी ही अपने आर्टिकल 1 में जोड़ ली है, ये बातें याद रखना आप। ठीक है। और सबसे बड़ा कट पॉइंट ये है, मतलब ट्रैप ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स तो बोला है पर इंडिया फेडरेशन है, इंडिया का नेचर है क्वासी फेडरल। ठीक है, ये बातें रखनी है आपको याद। अब देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये उन टेरिटरीज से डील करता है जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है पर वो इंडिया में जुड़ना चाहती हैं, तो उनसे डील करता है आर्टिकल 2। एक बार रीड कर लेते हैं। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट्स। Article 2 deals with the territory which was not part of India, territory which is new, territory which is joining India. Majority needed is simple in parliament. देखो कोई, जैसे पहले सिक्किम था ना, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, पर 1975 में उसे इंडिया का पार्ट बना लिया गया, तो वो एक न्यू टेरिटरी थी जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहती थी, वो इंडिया का पार्ट नहीं थी। ठीक है,
तो उस टेरिटरी को इंडिया का पार्ट कैसे बनाया गया? उस टेरिटरी को आर्टिकल 2 के तहत इंडिया का पार्ट बनाया गया, क्योंकि आर्टिकल 2 में कहा गया पार्लियामेंट मे बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fits, कि सरकार सोचेगी कि इस हिस्से को इंडिया का पार्ट बनाना चाहिए या नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगी, उस पर खड़े उतरेंगे तभी बनाएगी सरकार। अब ये जो लॉ पास करेंगे पार्लियामेंट में, इसमें जो मेजोरिटी चाहिए होगी उस मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये बात याद रख लेना। आर्टिकल 2 अच्छे से याद रखना आप। आर्टिकल 2 डील्स विद टेरिटरी विच वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, टेरिटरी विच इज न्यू, टेरिटरी विच इज ज्वाइनिंग इंडिया। ठीक है, जो टेरिटरी इंडिया की नहीं है वो इंडिया में मिलना चाहती है, तो उसका कैसे डीलिंग होगी? उसका आर्टिकल 2 के तहत डीलिंग होगी। फिर एक आर्टिकल 2A भी है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अभी देखो, मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, ऐसे ही आप लोगों को भी बनाने हैं हर आर्टिकल के, जिससे आपको याद रहे क्या है। इससे ना रिवीजन फास्ट होता है। जैसे जो लेफ्ट में हैंड रिटन नोट्स है ये मैंने हाथ से बनाए हैं, तो मैं एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाता था तो अच्छा रहता था। एक बार ये जो मेरे ऊपर का जो चार्ट है ना, एक बार ये भी अच्छे से देख लो। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी का भरोसा नहीं होता, वो कहीं से भी सवाल बना लेता है। तो आर्टिकल 1 अपन कवर कर रहे हैं, तो अपन यहीं से अच्छे से कवर करेंगे। आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो अपन ने अभी पढ़ा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। The territory of India shall comprise the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be required. ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार अब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चलाई थी 2026 के एग्जाम के लिए, उसमें आर्टिकल 13 वाला क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आ गया था, जो मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो डायरेक्टली जो जो स्टेटमेंट बने थे ना, जिसपे तब बवाल हुआ था कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गए, वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, किसी ने पढ़े ही नहीं, इसलिए उनके एग्जाम नहीं निकल रहे। तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, जिससे अगर यहाँ से सवाल आए तो आपका आराम से क्लियर हो जाए। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है आर्टिकल 2, कि वो टेरिटरी जो इंडिया की नहीं है पर वो इंडिया में आना चाह रही है, उससे डील करता है आर्टिकल 2। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स इट फिट्स। देखो मेजोरिटी के बारे में कि पार्लियामेंट में कैसी मेजोरिटी चाहिए ये नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अलग से मैंने आपको बताया है, ये बता रखना। अब आर्टिकल 2A क्या कहता है? मैंने तो आर्टिकल 2 ही पढ़ा है, अब एक आर्टिकल 2A भी है, उसको अच्छे से पढ़ो। सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2A कहता है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, उससे सिक्किम इंडिया में आया है। आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम इंडिया में आया है, उसे कहते हैं आर्टिकल 2A। आर्टिकल 2A में लिखा है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। और सिक्किम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये आर्टिकल 2A ऐड हुआ है? 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1975 में हुआ था। देखो आपको सिक्किम से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये बात आप रखनी है आपको याद। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 1975 में आया था, उसमें सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। आर्टिकल 2A भी डील करता है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन से, ये बातें आपको रखनी है याद। चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको और आर्टिकल के बारे में पढ़ाऊंगा, तब तक आपको बता दूंगा। ठीक है, आज अपन बॉर्डर कंट्रीज देखेंगे वेनेजुएला की। देखो वेनेजुएला ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड पे आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ 3 कंट्रीज से, लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ 3 कंट्रीज से, वो है कोलंबिया, ब्राजील और गुआना। इसके साउथ वेस्ट में तो कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करता है वेनेजुएला, साउथ में ब्राजील से और ईस्ट में गुआना से करता है। इसके नॉर्थ में पड़ता है कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन, तो ये कुछ कुछ कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इस मैप में तो आप देखो कि लैंड बॉर्डर किस किस देशों से शेयर करता है वेनेजुएला? कोलंबिया, ब्राजील, गुआना। साउथ वेस्ट में कोलंबिया, साउथ में ब्राजील और ईस्ट में गुआना। देखो वेनेजुएला का कैपिटल है कैराकस, ये उसका मैप है। वेनेजुएला न्यूज में रहा है अभी कुछ टाइम,
एक तो बहुत बड़ा भूकंप आया है वहां पे, और उससे पहले यूएस का भी इंटरवेंशन था उनकी पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बनता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसलिए अपन इसकी लैंड बॉर्डर कंट्रीज देख रहे हैं। सिर्फ 3 देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, गुआना। ठीक है, ये मैप भी देख लेना, इसकी कैपिटल देख लेना, इसकी लोकेशन देख लेना कहाँ पर पड़ता है ये। वेनेजुएला बाउंड्रीज। वेनेजुएला, located on the northern coast of South America, shares land borders with Colombia, Brazil, and Guyana. Its northern boundary is formed by the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Venezuela has extensive maritime borders including with Trinidad and Tobago. नीदरलैंड की कुछ ओवरसीज टेरिटरीज है, अरूबा, कैराकाओ, बोनायर, और यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ ओवरसीज टेरिटरीज से मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, लैंड बॉर्डर्स अपन देख रहे हैं अच्छे से, आपने देख ली किन 3 देशों से करता है, कोलंबिया, ब्राजील और गुआना से करता है। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।